हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो हम हमारे चैनल पर सीटेट जनवरी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ में एक और जो है वो सीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। मैक्सिमम एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, स्पेशली सीटेट के जो एग्जाम है उसमें तो सबसे ज़्यादा। तो ये जो वीडियो है वो पेपर वन पेपर टू, सीटेट का पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल पर हम सीडीपी सब्जेक्ट की जो सीरीज है 30 डे सीरीज, जिसमें मैं आप लोगों को 30 डे के अंदर अंदर सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो इसके लिए 13 क्लासेस मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की हमारी जो ये क्लास है वो 14 होने वाली है। सबसे पहले मैं इस टॉपिक से रिगार्डिंग आप लोगों को कुछ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। उसके बाद में मैं इस जो है वो प्रीवियस इस टॉपिक से रिगार्डिंग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो करवाऊंगी। इससे आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और साथ साथ में आप लोगों को टॉपिक भी समझ आ जाएगा और आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी पड़ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वंशागति और पर्यावरण, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हम सबको पता है कि हेरिडिटी क्या होती है, एनवायरमेंट क्या होता है, लेकिन जब हम किताबों के रूप में और एज अ एग्जाम प्रेपरेशन के रूप में जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो हल्की फुल्की कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोगों को कुछ कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो यही चीज़ हम लोगों को पढ़नी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि वंशागति यानी जो हेरिडिटी होती है वो स्थिर होती है, स्टैटिक होती है, और पर्यावरण परिवर्तनशील होता है, डायनामिक होता है। अब इसका मतलब क्या है कि वंशागति जो है वो स्थिर है, क्योंकि देखिए जैसे कि मान लीजिए आपके माता पिता के गुण या आपके दादा दादी के गुण आपके अंदर आए, तो जो गुण आपके अंदर आए हैं वो गुण आप लोगों के अंदर जीवन भर रहेंगे। मान लीजिए कोई पेरेंट्स है, उनकी आंखें जो है वो, मान लीजिए कोई लेडी है उनकी आंखें ब्राउन कलर की है, तो उसमें होने वाली जो उनका बालक होगा उसमें उसके अंदर भी जो है उसकी आंखें भी ब्राउन होगी। अब वो जो ब्राउन आंखें हैं वो उसकी लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ पर्यावरण की, तो पर्यावरण के अंदर मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उस एनवायरनमेंट का वो गुण जो है वो हासिल कर लेगा। जैसे कि अगर वो अच्छे माहौल में है तो वो अच्छा माहौल ग्रहण करेगा, अगर वो बुरे माहौल में है तो बुरे तरीके से। तो ये परिवर्तनशील है, क्योंकि अगर उस बच्चे को गंदे माहौल से अच्छे माहौल में ले जाया जाए तो कुछ समय बाद वो परिवर्तन करके जो चेंज कर लेगा अपने नेचर में और अपने व्यवहार में, अपने पर्यावरण में, और इस तरीके से उस बच्चे में भी चेंजेस आने लगेंगे। इसीलिए वंशागति से जो भी चीज़ हम लोगों को प्राप्त हुई है वो हमेशा के लिए रहती है, स्थिर हो जाती है। लेकिन पर्यावरण को बदल कर हम पर्यावरण जो है उसको चेंज कर सकते हैं। ये तो था इसका कुछ बेसिक। उसके बाद में एग्जाम में जब हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोगों को ध्यान रखिएगा, एक वर्ड आते हैं, एक आता है नेचर और एक आता है नर्चर। यानी कि जब आप लोगों को मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी तब आप लोग देखिएगा, यानी हेरिडिटी जो होती है वो नेचर से रिगार्डिंग होती है और एनवायरमेंट जो होता है वो नर्चर से। यानी कि नेचर का मतलब ही हेरिडिटी है और नर्चर का मतलब ही एनवायरमेंट है। इसका मतलब यही है, ये इसका कोई भी अलग से मीनिंग नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि हेरिडिटी क्या होती है। अगर मैं इसको एज अ डेफिनेशन क्लियर करूं तो देखिए हेरिडिटी या वंशागति, तो आनुवंशिकी गुण जैसे कि आंख, नाक, कान, रंग, वृद्धि, लंबाई, बुद्धि, लंबाई आदि का एक से दूसरी पीढ़ी में जाना ही वंशागति होती है। यानी कि पेरेंट्स के कुछ कुछ गुण जो आप लोगों के अंदर आ सकते हैं, जैसे कि आपकी आंखें, आपका रंग, आपकी बुद्धि, आपकी लंबाई, हाइट, जो भी चीजें हैं अगर आप लोगों के पेरेंट्स से आप लोगों को मिल रही है तो वो वंशागति है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण, यानी कि हमारे चारों ओर का माहौल या वातावरण, जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारा खुद का घर, हमारा परिवार, हमारा पड़ोसी, हमारे दोस्त, हमारे मित्रगण, हमारी संस्कृति, वो सारी की सारी चीजें जो होती है वो वातावरण का भाग होती है। तो ये दो चीजें थी, एक थी हेरिडिटी और दूसरा था वातावरण या पर्यावरण। उसके बाद में हम लोग देखते हैं विकास जो होता है। देखिए विकास, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास जो होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी कि विकास बराबर वंशानुगति और पर्यावरण। ये जो मैंने इस ये जो चीज़ मैंने लिखी है इसके ऊपर आप लोग डबल स्टार लगा दीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ है वो आप लोगों को मैक्सिमम टाइम जो है वो हर एक पेपर, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, एस टेट हो, जी टेट हो, किसी भी तरीके का टेट होता है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी विकास जो होता है वो वंशागति और पर्यावरण का गुणनफल होता है। और ये बात बताई किसने थी, तो ये बात वुडवर्थ ने बताई थी। इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा।
उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जीन पियाजे, जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं जब हम सीडीपी पढ़ते हैं, तो जीन पियाजे ने आनुवंशिकता को सर्वाधिक महत्व दिया था। उन्होंने बोला था कि वातावरण इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आनुवंशिकता ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद में आता है जेरोम ब्रूनर और वॉटसन, इन दोनों ने ही वातावरण की बात करी है, एनवायरमेंट की बात करी है। जेरोम ब्रूनर ने भी बोला है कि एनवायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वॉटसन ने भी बोला है कि एनवायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ बात थी जो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद में एक चीज़ है जो मैंने नोट में लगाई है, ये चीज़ मैंने नोट में इसीलिए लगाई है क्योंकि ये चीज़ जो है वो आप लोगों को एग्जाम में, चाहे अगर आप लोग ईवीएस का पेपर देंगे, साइंस का पेपर देंगे, और सीडीपी में से भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया तो आप लोगों के ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को बताया गया है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग 46 एंड पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स 23, यानी कि ह्यूमन बीइंग जो होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं और पेयर जो होता है वो 23 होते हैं। 23 पेयर में से 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, यानी कि सेम टू सेम होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन 23rd जो पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, यानी वो मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, यानी वंशानुगति के कुछ सिद्धांत, कुछ नियम, यानी कि वंशानुगति के भी कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ नियम दिए गए हैं कि वंशानुगति होती किस तरीके से है। देखिए ये जो नोट्स है ये वही नोट्स है जो मैंने अपने सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई करते टाइम बनाया था। मैंने भी इन्हीं नोट्स को पढ़ के जो है वो अपने सीटेट के एग्जाम को क्लियर किया है। तो फिर आप लोग भी अगर ये क्लास देख रहे हैं तो आप लोग, ऐसे नहीं है कि आप लोगों ने क्लास देख ली है तो आप लोग जो है वो बस ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, आप लोगों को समझ आ गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप भी एक पेपर और पेन लेके बैठिए और उसमें से आप लोग भी इसको उतारिए। जब आप लोग रिवीजन करेंगे तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सबसे पहला आता है वंशानुगति के सिद्धांत में बीजमैन या बीज कोशों का सिद्धांत। यानी कि देखिए बीजमैन है, बीज कोशों का सिद्धांत बीज कोशों का सिद्धांत है जिसको बीजमैन ने दिया था, इसलिए इसको बीजमैन का सिद्धांत भी बोलते हैं। इस नियम के अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोश कभी भी समाप्त नहीं होता है। बीज कोश यानी कि जो गुण होते हैं वो माता पिता के जब बच्चे में आते हैं तो वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते जाते हैं। यानी कि कोई जो गुण है वो माता पिता से उनके बच्चे में आया है तो वही गुण वापस उसके आगे वाली पीढ़ी में जाएगा, वही गुण वापस उसके आगे वाली, ऐसा बीजमैन ने बोला था, इसीलिए इसको बीज कोशों का सिद्धांत, यानी बीज जो होता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। बीज का मतलब जो गुण है वो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, बल्कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कॉन्टिन्यूअस चलते रहेंगे। उसके बाद में आता है गाल्टन का सिद्धांत। गाल्टन ने बोला है कि जब बालक के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, जैसे कि कोई भी गुण हो गया, गाल्टन ने बोला, देखिए बीज मैन ने बोला था कि बीज कोश आते हैं जो कभी समाप्त, बीज कोश आते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। इन्होंने बात करी थी, देखिए बीजमैन ने बात करी थी बीज कोश की जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, और गाल्टन ने बात करी है गुणों की, यानी माता पिता के गुण, दादा दादी के गुण, चाचा चाची के जो भी गुण है, नाना नानी के गुण, भाई बहनों के गुण, ये सारे के सारे गुण जो है वो बच्चे में आने के चांसेस है, ऐसा बोला था गाल्टन ने। देखिए अभी हमारा टॉपिक जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो इतना ही है, इसके ज़्यादा आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। अभी मैं जो आप लोगों को इस टॉपिक से रिगार्डिंग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। ये जो क्वेश्चन है वो सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, केवीएस, इन सारे के सारे एग्जाम्स में जो आए हुए हैं। देखिए इस टॉपिक से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होते हैं जो हम सीटेट में देखते हैं, वो जो होता है वो या फिर तो आप लोगों को बुद्धि वाले टॉपिक में देखने को मिल जाएगा, या व्यक्तित्व वाले टॉपिक में से देखने को मिल जाएगा, या फिर समायोजन वाले टॉपिक में, यानी अलग अलग टॉपिक से कनेक्ट करके आप लोगों को क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को डायरेक्ट पेपर में नहीं करवा के बल्कि ऐसे करवाए हैं, तो आप लोग इसको भी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि, व्यक्तित्व, बाल विकास, इन सारी की सारी चीज़ों को प्रभावित कौन करता है। देखिए अगर आपकी बुद्धि है, आपका जो व्यक्तित्व है, यानी आपकी जो भी पर्सनैलिटी है, बाल विकास है, इन सारी की सारी चीज़ों को कौन इफेक्ट डालता है, वातावरण, वंशानुक्रम, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। देखिए बुद्धि, व्यक्तित्व, बाल विकास, मेनली अगर हम बात करें व्यक्तित्व और बाल विकास की, देखिए व्यक्तित्व तो मेनली जो होता है वो दोनों पर डिपेंड करता है। आप लोग यही ध्यान रखिए कि इंसान का कोई भी व्यक्तित्व है तो वो बाहर से कैसा है और उसके इंटरनल गुण गुण कैसे हैं जो उसको हेरिडिटी से मिले हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो दोनों पर डिपेंड करती है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोगों को पूछा गया है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो जस्ट अभी मैंने बताया कि व्यक्तित्व को वातावरण और वंशानुक्रम दोनों प्रभावित करते हैं। यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन दिया गया है समाज, लेकिन हमारा जो ऑप्शन है कौन सा सही होगा, तो वो डी हो जाएगा, वातावरण और वंशानुक्रम। क्योंकि जो समाज है वो वातावरण का ही भाग है, इसीलिए आप लोग समाज को अलग नहीं मान सकते। वातावरण यानी आपका जो परिवार है, आपका घर परिवार, आपकी संस्कृति, आपका समाज, वातावरण के अंतर्गत सारी के सारी जो सोसाइटी वगैरह सब इंक्लूड हो जाते हैं, इसीलिए इसको अलग से आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आता है बुद्धि। देखिए अगर आप लोगों से स्पेशली बुद्धि के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए कि बुद्धि किस पर डिपेंड करती है, तो आप लोग बोलेंगे वातावरण पर, वंशानुगत
वंशानुक्रम पर, दोनों पर, और पता नहीं। तो देखिए इसमें से आप लोगों को मेन बात ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आप लोग बुद्धि की बात कर रहे हैं, यानी सिर्फ़ बुद्धि की बात करते हैं, तो बुद्धि जो होती है वो आपके वातावरण पर और वंशानुक्रम दोनों पर ही निर्भर करती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो है वो मैंने ए लगाया है। तो फिर आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बुद्धि जो होती है वो सिर्फ वंशानुक्रम पर निर्भर करती है, ऐसा नहीं है। वंशानुक्रम, वातावरण दोनों पर निर्भर करती है, यानी कि ए और बी आप लोगों का आंसर जो है वो सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को लेकर मुझे भी थोड़ी कन्फ्यूजन है, तो फिर मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो है वो फिर से आप लोगों को सही आंसर एक बार चेकआउट करके इसकी ऑफिशियल आंसर की मैं देखकर और फिर आपको कंफर्म बताऊंगी। अभी के लिए आप लोग इसको ए और बी मान सकते हैं। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकृति और पोषण या नेचर और नर्चर किससे रिलेटेड होते हैं। जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया कि नेचर और नर्चर जो होते हैं वो आनुवंशिकी और वातावरण से रिलेटेड होते हैं। व्यवहार और वातावरण नहीं होगा, वातावरण होता है, जीव विज्ञान नहीं होगा, अकेला वातावरण कभी नहीं होता है। नेचर और नर्चर की बात हो रही है, यानी आनुवंशिकी, वातावरण दोनों हो जाएंगे। उसके बाद में आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन कि आनुवंशिकी होती है। आनुवंशिकी क्या होती है? स्थिर होती है, गतिक होती है, प्राथमिक होती है, द्वितीयक होती है। तो अभी मैंने आप लोगों को जब आनुवंशिकी के बारे में बताया था, तब मैंने आप लोगों को क्लियर बोला था कि आनुवंशिक जो होती है वो स्थिर होती है, स्टैटिक होती है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस भी समझ आ गए होंगे। एक क्वेश्चन में डाउट है, वो मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी, या फिर तो नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आप लोग वहां से जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ऑफिशियल आंसर की मैं चेक करूंगी, फिर बताऊंगी। आप लोग अभी के लिए इसको ये आंसर मान सकते हैं, या फिर अभी के लिए आप इस क्वेश्चन को स्टार लगा के रखिए। इस क्वेश्चन को अभी आप मत पढ़िए। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम हमारे चैनल पर सी टेट, यूपी टेट और किसी भी तरीके के टेट एग्जाम होते हैं उसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन करते हैं। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जो भी टीचर बनना चाहता है ऐसे दोस्तों के साथ में। और उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी कमेंट जो आप लोगों को क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।